हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्ञानदीप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 2011 के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। जो हमने पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, आज से हम विल गोइंग फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। सो आज का क्वेश्चंस होगा दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 11। सो अगला सवाल क्या है? सो सी व्हाट इज द क्वेश्चन। The Constitution 73rd Amendment Act 1992, which aims at promoting the Panchayat Raj institutions in the country, provides for which of the following? Now, this is very interesting question. See, two important amendments are there which gave constitutional status to Panchayat Raj institutions. One is 73rd Constitutional Amendment Act 1992 and दूसरी जो है वो है 74वीं घटना दुरुस्ती 74th Constitutional Amendment Act 1992। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? तो जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इसने जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है RLG, इसको संवैधानिक स्टेटस दिया था, और जो 74th है, इसने जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ULG, इसको संवैधानिक स्टेटस दिया था। बराबर है। तो हमें यह देखना है कि इसमें से ये जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से कौन सा प्रोविज़न 73rd के हिसाब से आता। सो एक बात ध्यान में रखिए, ये मैं क्लास में भी पढ़ाते टाइम बहुत बार बताता हूँ कि बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से बनी है, और जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है वो भी 74th अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से बनी है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यह रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, और अर्बन लोकल मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी यह अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए काम करती है। सो बहुत बार हमें क्या कंफ्यूज होता है कि सिंस यह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, सो इसकी वजह से ये 73rd अमेंडमेंट की वजह से बनी होगी, और जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है वो 74th अमेंडमेंट एक्ट की वजह से बनी होगी। ये हमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान में रखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से ना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी है, ना मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ए में भी आता है, बी में भी आता है, और डी में भी आता है। इस हिसाब से अगर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट के बारे में आपको कुछ भी पता ना हो तो भी यू विल कम टू द आंसर 2 and 3। आई बात समझ में? यहाँ पे ध्यान में रखिए, यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज सेड, आपको कितना पता है ये यूपीएससी के एग्जाम में ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पे क्वेश्चन और ऑप्शन देख के कैसे सवालों को सॉल्व करते हो, हल करते हो, इस हिसाब से आपको वहाँ पे जाना है। इस हिसाब से ध्यान में रखिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। सो यहाँ पे 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ DPC मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और MPC मतलब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। DPC का आर्टिकल है 243ZD, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का आर्टिकल है 243ZE। यहाँ पे याद में कैसे रखना है आर्टिकल, यहाँ पे D है इसलिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद लगोलाग मेट्रोपॉलिटन आता है इसलिए ZE। सो दोनों चीज़ें याद रखिए। 243ZD is responsible for district planning committee, 243ZE is responsible for metropolitan planning committee. Clear? So this is the answer. Then question number next one. Two important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. Which one of the following could be this? See basically ये दोनों भी चीज़ें ओशन से बहुत नज़दीक नहीं, बहुत दूर है, इसलिए गोपालपुर और चांदीपुर ये दोनों भी नहीं हो सकते। बेसिकली दोनों में क्या कन्फ्यूजन है? भितरकनिका और सिमलीपाल हो सकते हैं। सो ये जो भितरकनिका है रिसेंटली बहुत बार न्यूज़ में है, इसके ऊपर सवाल भी बहुत बार आए हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज भितरकनिका। लेकिन अगले वाले और सभी एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दोनों के बारे में आपको बहुत चीज़ें जानना ज़रूरी है। और ये दो इम्पोर्टेंट रिवर है, इनमें से एक का नाम है ब्राह्मणी और दूसरी का नाम है बैतरनी। ये जो एरिया है
भितरकनिका, सिमलीपाल, ब्राह्मणी, बैतरणी. This is recently in news for many reasons. That's why I would suggest you to go through all these important biodiversity areas in this region, basically from Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Madhya Pradesh, certain parts which are important from the examination point of view. बराबर है. अब अगला सवाल, आपको एक चीज़ ध्यान में आती होगी कि मैं हर कोई सवाल को कोई तो भी ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ. ये ऐसा नहीं है कि आप अगर एग्जाम में जाओगे तो आपको ये सब ट्रिक पता होगा. बेसिकली आई एम सिटिंग इन अ वेरी कंफर्टेबल रूम वेयर आई डोंट हैव द प्रेशर फॉर द एग्जामिनेशन. सो इट हैपन्स दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम टू ऑल these kinds of tricks and conclusions in the examination. That's why you have to make practice at home for these tricks and conclusion. And to get to these tricks and conclusion, first you have to try to solve many number of questions of UPSC prelims with the help of these tricks and conclusion. My dear friends, it is very possible to solve at least 30 to 35 questions with these kinds of tricks, conclusions and logic without having proper information about all these questions. Clear? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13वां. हम 2011 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं. सी, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to base effect. What is base effect? अभी देखो, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. इसके लिए मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ. ज्ञानदीप IAS का जो यूट्यूब चैनल है और ज्ञानदीप एकेडमी नाम का एक यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने एक इकोनॉमिक कंसेप्ट क्लियर किया. उसका नाम है बेस ईयर इफेक्ट. आई एक्सप्लेन दिस बेस ईयर इफेक्ट फ्रॉम दी perspective of GDP. So same base year effect or base effect is applicable for many such concepts. देखिए मतलब क्या है बेस इफेक्ट का. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस साल की ग्रोथ देखोगे तो ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखती है. क्यों दिखती है? क्योंकि आपका पिछला वाला जो ग्रोथ है वो बहुत कम था. फॉर एग्जांपल, जब कोरोना आया तो कोरोना के टाइम में हमारा GDP ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया था. इसकी वजह से जो बेस है वो बहुत कम है. और कोरोना के बाद के टाइम में अचानक वो बहुत ज़्यादा दिखता है. क्यों दिखता है? क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है. हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. समझो 2019, 2020 और 2021. समझो 2019 में इन्फ्लेशन था 100, 2020 में इन्फ्लेशन हो गया लेटेस्ट 90 और 2021 में इन्फ्लेशन हो गया 110. बराबर है. अभी हमको 2020 का इन्फ्लेशन कितना बड़ा है अगर देखना है तो ये किस चीज़ पे देखा जाता है? लास्ट ईयर में कितना इन्फ्लेशन था. 100 यूनिट्स इन्फ्लेशन था. सो देखिए 2019 में इन्फ्लेशन 100 यूनिट था, 2020 में ये हो गया 90, मतलब ये कम हो गया. बराबर है. अभी 2021 में ये हो गया 110, लेकिन 110 हो गया मतलब कितने से बढ़ गया? 90 के कंपैरिजन में ये कितने से बढ़ गया? ये 20 से बढ़ गया. सो ग्रोथ कितना हुआ है? 20 से ग्रोथ हुआ है. लेकिन किसके कंपैरिजन में? 90 के कंपैरिजन में. 20/90 इंटू 100. सो ये अगर चला जाएगा तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 9. ये 22.23 विल बी द ग्रोथ रेट. आ गया. सो दैट्स वाई इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट. अगर आपका प्रीवियस ईयर का इन्फ्लेशन रेट होगा, GDP रेट होगा या कोई भी चीज़ होगी, अगर वो बहुत कम होगी तो इस बार हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत ज़्यादा दिखता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बेस इफेक्ट और इट इज कॉल्ड एज अ बेस ईयर इफेक्ट. सो इट इज क्वेश्चन नंबर 13. देन क्वेश्चन नंबर 14. सी, India is regarded as a country with demographic dividend. This is due to, now this is very important thing. What is meaning of demographic dividend? It is very simple concept and it was in news. Basically this word demographic dividend was used many times in the economic survey in that year. So what is demographic dividend? It is high population in the age group of 15 to 64 years. See, यहाँ पे लॉजिक भी हम यूज कर सकते हैं. आप देखिए ना, डिविडेंड मतलब लाभांश. बराबर है. लोक संख्या का लाभांश मतलब लोक संख्या का, हमारी जनसंख्या का वो हिस्सा जो हमें प्रॉफिट देता है, जो हमें बेनिफिट देता है, उसको हम क्या करते हैं? जनसंख्या लाभांश. सो यहाँ पे क्या हो गया? इट इज़ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ बिलो 15 ईयर्स. मुझे बताइए, जो जनसंख्या 15 साल से नीचे होगी, क्या वो हमारे देश को अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी? क्या नहीं. 15 साल के नीचे जो जनसंख्या है वो डिपेंडेंट होती है, इसलिए वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती है. दूसरा, इट इज़ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबव 65 ईयर्स. सो नहीं, ये
क्यों? क्योंकि 65 ईयर्स के बाद मोस्टली पेंशनर होते हैं, रिटायरी होते हैं, बूढ़े होते हैं, बहुत बार उनको दे हैव मेनी काइंड्स ऑफ हेल्थ इश्यूज, सो दैट्स वाई ये भी नहीं होगा। बेसिकली अगर आप रीड करोगे तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? इट इज़ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। सो ये जो एज ग्रुप है 15 to 64 ईयर्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग एज पॉपुलेशन। मतलब वो लोग जिनकी काम करने की कैपेसिटी है, बराबर है, जिनकी काम करने की इच्छा है, बराबर है, जो काम करना चाहते हैं बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क और दे मे बी गेटिंग वर्क और दे आर इन्वॉल्व इन दी वर्क आर कॉल्ड एज डेमोग्राफिक डिविडेंड और जनसंख्या शास्त्रीय लाभांश, ऐसा उनको कहा जाता है। सो ये करेक्ट आंसर इज बी। मतलब यहाँ पे अगर आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन भी नहीं पता है फिर भी यू कैन यूज द लॉजिक। और इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन, ये तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर टोटल पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहेंगे तो फिर वाई द डिफरेंट वर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो वर्ड यूज ही क्यों करना, ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 15, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कार्बन क्रेडिट बहुत बार न्यूज़ में था और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रैटिफाइड इन कंजंक्शन विद क्योटो प्रोटोकॉल। यह सही है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट और रिसेंट में जो भी एनवायरमेंटल निगोशिएशंस हुए हैं उनमें से सबसे ज़रूरी प्रोटोकॉल और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सो वो क्योटो प्रोटोकॉल है। यहाँ पे ध्यान में रखिए, इट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। दूसरी चीज़, कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस बिलो द एमिशन कोटा। मतलब उनका जो एमिशन कोटा है, अगर उन्होंने उसके हिसाब से कार्बन को एमिशन को कम किया एंड दे डिड अ वेरी गुड जॉब, इन केस उनको ये क्रेडिट दिया जाएगा, वो दे कैन यूज। सो ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। वी हैव बीन आस्क्ड विच इज नॉट करेक्ट। आपको सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है। तीसरा, the goal of the carbon credit system is to limit increase of carbon dioxide emission. It is absolutely true, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देन चौथा, कार्बन क्रेडिट आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड। अभी एक बात बोलिए, अगर दुनिया में कोई देश है, कोई ज़्यादा इमिशन करता है, कोई कम इमिशन करता है, किसी को टारगेट दिया होता है, टारगेट पूरा होता है, टारगेट पूरा नहीं होता है, और इस चीज़ में यू हैव द लिबर्टी टू परचेस कार्बन क्रेडिट। सो मुझे बोलिए, अगर हर किसी को सेम प्राइस पे कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा तो क्या होगा? जो अमीर देश है वही सब कार्बन क्रेडिट परचेस करेंगे और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, बराबर। इसलिए कार्बन क्रेडिट की प्राइस कैसे फिक्स होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, फिक्स प्राइस नहीं होता है। सो ये गलत है। एंड टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नहीं। एक ध्यान में रखिए, कार्बन क्रेडिट का जो प्राइस है वो बहुत सारे स्टॉक मार्केट पे भी डिसाइड होता है बेस्ड ऑन देयर डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सारे कार्बन क्रेडिट के एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पे कार्बन क्रेडिट का सेल और परचेस होता है, बराबर है। सो करेक्ट आंसर इज, सो रॉन्ग ऑप्शन इज डी इज रॉन्ग। बाकी तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर भी मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप सभी कार्बन क्रेडिट के बारे में इन्फॉर्मेशन जान लीजिए और उसके बारे में आपको अच्छा आंसर आना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स? बेसिकली ये बहुत पुराना सवाल हो गया, अभी इसके ऊपर जीएसटी आ गया है। सो यहाँ पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे सवाल आ जाएगा, लेकिन फिर भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नॉट, तो आपको ध्यान में रखना है कि सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द वैल्यू एडेड टैक्स? सो इट इज़ अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। तो ये सही है। क्यों? बेसिकली ध्यान में रखिए, वैल्यू एडेड टैक्सेस का मतलब क्या है कि आप हर एक स्टेज पे जितना वो प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करोगे, वो वैल्यू एडिशन के हिसाब से आपके ऊपर या वो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, लेवी किया जाएगा। ये ध्यान में रखिए, वैल्यू एडेड टैक्स की ये सबसे बड़ी खासियत है, आप जिस स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन करोगे वो वैल्यू एडिशन के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। सेकेंड, इट इज़ अ टैक्स लेविड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन इन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन। सो ये भी सही है। तीसरा, इट इज़ अ टैक्स ऑन फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड मस्ट बी अल्टीमेट बोर्न बाय द कंज्यूमर। मतलब जो फाइनली लास्ट अमाउंट होगा टैक्सेस का, वो कौन पे करेगा, कौन बोर्न करेगा? कंज्यूमर।
वो क्यों पे करेगा? क्योंकि वो जो गुड है, वो जो वस्तु है, वो वस्तु का सबसे बड़ा बेनिफिट कौन करने वाला है? वो कंज्यूमर करने वाला है। दैट्स वाई द प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली इन दैट एंटायर production distribution chain. So the final burden of the tax must be borne by consumer, who is the ultimate beneficiary for that particular produced good. तो इट इज़ बेसिकली सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे गलत है, ध्यान में रखिए। वैल्यू एडेड टैक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब आपका सवाल होगा, सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो हमने क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में के सभी विषय याद रखने पड़ेंगे क्या? नहीं। आपको क्या याद रखना होगा? जो कोई भी सब्जेक्ट उस साल बहुत न्यूज़ में होगा, जिस पे बहुत सारी चर्चा हो रही है, जिस पे सेंटर और स्टेट का झगड़ा चल रहा है, या जिस पे दो या चार स्टेट में झगड़ा चल रहा है, वो सब्जेक्ट आपको याद में रखना होगा। सारे के सारे सब्जेक्ट अगर याद में रखोगे तो पहली चीज़ वो याद नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। जब ये सब्जेक्ट बहुत बार न्यूज़ में होता है उस पे ये सवाल आता है, अदरवाइज इस प्रकार का सवाल नहीं आता है। सो एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली, देखिए और एक चीज़ क्या ओनली नहीं होता है, और फैसिलिटेटर फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। सो ये भी गलत है। तो क्या है, ध्यान में रखिए। फर्स्ट चीज, वैल्यू एडिशन टैक्स इज अ काइंड ऑफ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, पहली बात। दूसरी बात, वैल्यू एडेड टैक्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट हैविंग एंट्री नंबर 54 इन द स्टेट लिस्ट, गिवन इन विच शेड्यूल? इट इज गिवन इन 7th शेड्यूल। तीसरी बात, Ministry of Finance is the nodal agency for implementation and levying of the value added tax. ध्यान में रखिए, Ministry of Finance is the nodal agency for levying and implementation of value added tax. Next question is very easy question. A closed economy is an economy in which neither export nor imports takes place. So it is very easy question. Always remember, an economy which shut down its door for any kind of imports and export, which shut down its doors for any kind of foreign trades, is a closed economy. Like for example, North Korea is a kind of closed economy. So it is very straightforward answer. No need to go in its details. Then now this is 18th question is very interesting. When the bark of a tree is removed in circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dies because. Now उससे पहले मैं आपको क्या करूँगा, एक बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। एक ध्यान समझो, अगर ये ट्री है, बराबर है, तो ये जो सेंट्रल पोर्शन है ट्री का, जो कैसा होता है, व्हाइट होता है, बहुत सारा सफ़ेद होता है, बराबर है, जो सूखने के बाद थोड़ा रेडिश या ब्राउनिश हो जाता है, लेकिन ये जब तक ये ट्री लिविंग है उसका ये जो अंदर का पोर्शन है व्हाइट होता है। सो ये जो अंदर का पोर्शन है इसको बोलते हैं जाइलम। इसको क्या बोलते हैं? ये अंदर का पोर्शन इट इज़ कॉल्ड एज जाइलम, बराबर है। और ये जो बाहर का पोर्शन है, मतलब क्या, इस ट्री का बार्क, बराबर है। सो ये ट्री का बार्क है, इसको बोलते हैं फ्लोएम। ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिए। इनसाइड पोर्शन इज अ काइंड ऑफ जाइलम, नॉट कंप्लीटली बट सम इज कॉल्ड एज जाइलम, आउटसाइड पोर्शन इज फ्लोएम। अब ये जाइलम का काम क्या है? तो ये पूरे सॉइल में से जो वाटर है, ये वाटर ऊपर पूरे ट्री के आसपास पहुंचाना है वाटर। और फ्लोएम का काम क्या है? ट्री में जो कोई भी एनर्जी बनती है, ये एनर्जी सब तरफ, सब प्लांट को, सबको, सब लीव्स को, सबको सपोर्ट करना, ये फ्लोएम का काम है। सो हम इसका एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे, ध्यान में रखिए। जाइलम, इसका मेन काम है टू कैरी वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल इनटू दी प्लांट्स। फ्लोएम का काम क्या है? टू कैरी फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी ट्रीज। Xylem are mostly dead cells. Remember, xylems are mostly dead cells. Their main function, the only living cell in xylem is parenchyma. Remember, in xylem the only living cell is parenchyma, is a living cell. All other xylem are dead cell. और phloem जो होता है ये living cell होता है। दूसरी चीज, जाइलम इनसाइड होता है, इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट एज वेल एज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, इसको मैं स्टार मार्क करता हूँ, ध्यान में रखिए। जाइलम का और एक मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, वेर एज फ्लोएम जो आउटसाइड में होता है, जो बार्क में होता है, ये कोई भी प्रकार का मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता है, ये ध्यान में रखिए। सो इस हिसाब से क्या हो गया? द करेक्ट आंसर इज रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी। वाटर फ्रॉम सॉइल कैनॉट रेज टू एरियल पार्ट। सो ये किसका काम है? ये जाइलम का पार्ट है जो इनसाइड होता है, बराबर है।
ट्रीज इन्फेक्टेड बाय सॉइल माइक्रोब्स, नहीं. रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, नहीं. सो करेक्ट आंसर इज रूट्स आर starved of energy. Why? Because it is function of phloem to carry nutrients and organic material produced by photosynthesis in the leaves to roots and other parts of the plants. Question number 19. It is a very simple question. New START treaty was in news. What is this treaty? So basically, what is full form of START? It is Strategic Arms Reduction Treaty. Strategic Arms Reduction Treaty is a new START treaty. It is a bilateral strategic nuclear arms reduction treaty between USA and Russian. अभी आप ध्यान में रखिए, जिस किसी ने भी एग्जाम दिया होगा, आप स्टार्ट पे पीएचडी करोगे, हर चीज़ पढ़ोगे. स्टार्ट कब शुरू हुआ है, पहली स्टार्ट कब थी, उसमें कौन कौन प्रेसिडेंट था, कौन वाइस प्रेसिडेंट था, कौन निगोशिएशन किया था, कितने आर्म्स कम करने, न्यूक्लियर आर्म्स कौन से कम करने. वी गो इनटू अननेसेसरी पीएचडी काइंड ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट आस्क्ड. आप ध्यान में रखिए, जो कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अलग वाला सवाल पूछा है, वो जो सवाल होता है वो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन. So it is very straightforward. It is a multilateral energy security. Multilateral energy security cooperation, नहीं. It is a treaty between Russian Federation and European Union, नहीं. For energy security. Then it is multilateral cooperation treaty among BRICS countries for promotion of trade. Basically strategic arms, अगर आपको नाम भी पता होगा तो भी बेसिकली यू कैन कम टू द कंक्लूजन, क्योंकि नीचे के तीनों भी ऑप्शन में कहीं पे भी आर्म्स का नाम यूज नहीं हुआ है. सो इस हिसाब से यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर 20. 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region as a hotspot biodiversity. So ये क्या है? सबसे पहले आपको 3 निकष या 3 कंपोनेंट ढूंढने हैं, जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है कि जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन्स हैव बीन क्लासिफाइड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. अभी आपको क्या करना है, ये 6 दिए हुए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है. सो हैव टू कम टू द कंक्लूजन. देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है. स्पीशीज रिचनेस बहुत जगह हो सकता है, वेजिटेशन डेंसिटी बहुत जगह हो सकता है. एंडेमिज्म, एंडेमिज्म मतलब क्या, कोई एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ है जो सिर्फ उसी जगह पाई जाती है और कहीं पे भी नहीं पाई जाती है, उसको एंडेमिज्म कहते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिगार्डिंग अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो एंडेमिज्म कहाँ कहाँ पे है. सो तीसरा पॉइंट इज मोस्ट करेक्ट. सो पहला ऑप्शन चला गया, चौथा ऑप्शन चला गया, बराबर है. अभी चौथा इथनो बॉटनिकल इंपॉर्टेंस हो सकता, लेकिन इथनो इंपॉर्टेंस ये थोड़ा सा नहीं होगा. सो ऑटोमेटिकली डी ऑप्शन चला गया. 1, 3 एंड 5 इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया. स्पीशीज रिचनेस और एंडेमिज्म और तीसरा थ्रेट परसेप्शन. सो ये दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज वाई वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन हैव बीन क्लासिफाइड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. Now, question number 21. Now, this is very interesting. Human activities in the recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere. बराबर है. But a lot of it does not remain in the lower atmosphere. मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, बट इसमें से मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है. तो क्यों? सो इट एस्केप्स इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फीयर. ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. सी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आउटर स्ट्रेटोस्फीयर. आउटर स्ट्रेटोस्फीयर में ये सब गैसेस नहीं होते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इट इज अ ब्लंडर. आप जब एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर टॉपिक पढ़ना शुरू करते हो, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हो, और उसमें आपको ये हर एक का कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा. स्ट्रेटोस्फीयर में लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, मीडियम स्ट्रेटोस्फीयर और अपर स्ट्रेटोस्फीयर होता है. उसको हम आउटर स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं. तो आउटर स्ट्रेटोस्फीयर में इस प्रकार का कोई भी गैस नहीं होता है. सो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज अ ब्लंडर. अगर फर्स्ट ऑप्शन एक ब्लंडर है तो ध्यान में रखिए ये पहला ऑप्शन चला गया. दूसरा, द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन. ये सही है. अगर आप कोई भी एनवायरनमेंट का मैगजीन पढ़ोगे, जर्नल पढ़ोगे या कोई भी नॉर्मल न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 70% ऑफ द अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड दैट ओशन हैव मेजॉरिटी फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो वनस्पति समुद्र में पाए जाते हैं, इट इज़ अ फाइटोप्लैंक्टन.
जो वनस्पति पाई जाती है उसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, और जो एनिमल्स पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसको जू प्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति, जू प्लैंक्टन जो जीव है, माइक्रोब्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उसको जू प्लैंक्टन कहा जाता है। सो ये बेसिक है कि वनस्पति जमीन पे हो या समंदर में हो या कहीं पे भी हो, दैट वनस्पति यूजेस, दैट प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सो ये डी वाला भी चला गया, मतलब अभी हमको देखना है कि थर्ड ऑप्शन के बारे में क्या है। सो सेकंड इज करेक्ट। ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप। सो पोलर आइस कैप में होता है क्या, तो इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे पैक नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिए। मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन डज नॉट स्टे इन द एटमॉस्फेयर बट इज स्टोर्ड इन द ओशन और ऑन द लैंड इन प्लांट्स एंड सॉइल्स। कहीं पे भी आइस कैप का नाम नहीं आता है। द लार्जेस्ट कार्बन स्टोर ऑन अर्थ इज इन सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स जिससे हम पेट्रोलियम बनाते हैं, सेडिमेंट्स बोथ ऑन लैंड एंड इन द ओशन एंड इज हेल्ड मेनली एज अ कैल्शियम कार्बोनेट। बराबर है। Carbon dioxide is also taken up by phytoplankton in photosynthesis and is converted into plant material. Land plants and marine phytoplankton take up about the same amount of carbon dioxide as each other, but marine phytoplankton grow much faster than the land plants. This is important line, remember, marine phytoplankton grow much faster than land plants. Clear? So ये क्वेश्चन नंबर हो गया 21। ये इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप वीडियो पॉज करके ये इन्फॉर्मेशन फिर से देख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 22, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मराइन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट। मराइन अपवेलिंग मतलब जहाँ पे दो ओशनिक करंट पास में आते हैं और यहाँ से या जो नीचे का वाटर होता है, नीचे का जो वाटर वो अपवेल होता है, इसको कहते हैं मरीन अपवेलिंग। बराबर है। ये अपवेलिंग क्या करता है, नीचे का जो न्यूट्रिएंट है वो सब ऊपर में ला देता है, विच इज मेड अवेलेबल टू ऑल दी मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड दैट्स व्हाई देयर इज हाई बायोडाइवर्सिटी। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity, bringing the decomposed microorganism to the surface। अब एक बात बताइए, अगर decomposed microorganism surface पे आ जाएंगे तो उसकी वजह से marine productivity बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती है, क्योंकि जो डिकम्पोज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो जीने वाला होता है उसको डेट्रीवोरस कहते हैं, तो वो ज़मीन की सतह पे हो, ज़मीन की सरफेस नीचे होता है, वो ऊपर में नहीं होता। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर पहला गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन चला जाएगा। देन इट ब्रिंग्स बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू दी सरफेस। देखिए पानी की फोर्स की वजह से नीचे ज़मीन में पानी में रहने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म ऊपर आके वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बढ़ाता नहीं है, ये ध्यान में रखिए। बायोडाइवर्सिटी एक जगह की बढ़ने के लिए वहाँ पे नेचुरल रिप्रोडक्शन होना पड़ता है, वहाँ पे नेचुरल ग्रोथ होना पड़ता है। सो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म विल नॉट कम टू दी सरफेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज दे ब्रिंग न्यूट्रिएंट टू दी सरफेस। सो ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज नॉट। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई वाटर करंट नीचे से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ऊपर ला रहा है और ऊपर उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी रिचनेस कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे, बिकॉज वट एवर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर कमिंग अपवर्ड इज जस्ट अ टेम्पररी मेजर, इट इज नॉट अ परमानेंट मेजर। देन क्वेश्चन नंबर 23, it is very important and very informative question. If a tropical rainforest is removed, like one is found in Amazon, it does not regenerate quickly as compared to tropical deciduous forest. Why? The soil of rainforest is deficient in nutrient. अभी आपके मन में सबसे पहली चीज़ क्या है ये पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतने प्लांट होते हैं कि वो ऊपर से जो सनलाइट है वो भी नीचे नहीं पहुंच पाता है। सो पूरे झाड़ के पत्ते नीचे गिर जाते हैं और वो पूरा डिकम्पोज होकर वहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूमस बनता है। सो सॉइल न्यूट्रिएंट में डेफिसिट कैसे होगी? बराबर है। सो यू कैंसिल द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आपके हिसाब से मैंने पहला ऑप्शन कैंसिल कर दिया। दूसरा, प्रोपेग्यूल्स ऑफ ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी। नहीं, प्रोपेग्यूल का कोई होता है, वो अपना अपना होता है। सो इट इज रॉन्ग। द रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर स्लो ग्रोइंग। नो, रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर फास्ट ग्रोइंग, ध्यान में रखिए। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट। एक्सोटिक स्पीशीज इन्वेड द फर्टाइल सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। फर्टाइल सॉइल, बराबर है। अभी देखिए ए एंड डी ये दो ऑप्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। सो डी इज नॉट करेक्ट। अभी ए क्यों करेक्ट है?
तो एक ध्यान में रखिए, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का रीजन होता है वहाँ पे पूरा साल भर बारिश होती रहती है, पूरे साल भर। एंड दिस एक्सेसिव रेनफॉल is responsible for leaching of important nutrient from the soil in the rainforest. Rainfall is found year around. It strips out most of the nutrient from that soil. Most of the soils that are found in tropical rainforest are oxysol and ultisol. Even clay from the soils in the tropical rainforest are removed. जो माटी के कण होते हैं ना, मृदा के कण, वो भी वहां से निकाले जाते हैं एंड इट इज रिप्लेस्ड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ध्यान में रखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इवन क्ले पार्टिकल्स आर रिमूव्ड और दे आर बीइंग रिप्लेस्ड विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच मेक्स tropical rainforest soil very infertile, and that's why the soil of the rainforest is deficit in the nutrient. Clear? So the correct answer is A. देखिए, इस प्रकार का आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा by cancelling the 3 ऑप्शन। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लड़कों का ये आंसर गलत हुआ था या गलत होगा अगर आप ये सॉल्व करने बैठोगे। क्यों? बिकॉज यू यूज योर नॉर्मल लॉजिक बट यू डू नॉट थिंक अबाउट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विच इज बीइंग फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। Then question number 24. It is a straightforward question. The Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate reason for this phenomena? So correct answer is, it is a confluence of different biogeographic zones. बराबर है। It has less human interference, ये नहीं होगा। Then it has high rainfall that support luxurious vegetation growth. नहीं, Himalayan ranges है, it is not a plain, so ये नहीं होगा। Exotic and invasive species have not been introduced in this region. They have been introduced mostly, but natural reason is this particular. So this particular Himalayan ranges are confluence of 3 important biogeographic realm and 2 important biogeographic region. So what are those 3 realms? Indo-Malayan realm, Eurasian realm, and Afro-tropical realm. So Himalayan ranges are the confluence of 3 major biogeographic realms. Remember, and it is a confluence of 2 biogeographic regions. So this is important thing. So ये आपको ध्यान में रखना है और ये आपको आगे के एनवायरनमेंट के सवाल हल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला सवाल, 25वां सवाल। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट मतलब जो एक्ट पार्लियामेंट ने किए हुए हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, कस्टम्स एक्ट 1962, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। विच ऑफ द अबव एक्ट हैव रिलेवेंस टू बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। अभी बेसिकली आप ध्यान में रखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में और एक चीज़ क्या आती है कि जो बायोडाइवर्सिटी इसका कोई भी प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना नहीं चाहिए। सो इस हिसाब से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये तो ज़रूरी है ही। चौथा ऑप्शन इज मस्ट, वाई? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट आर रिलेटेड विद बायोडाइवर्सिटी। सो जहाँ कहीं पे भी चौथा ऑप्शन नहीं है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 1 and 3 इज गॉन, नन ऑफ द अबव एक्ट्स ये भी चला गया। अभी दूसरा कस्टम्स एक्ट ये होना चाहिए, तीसरा और चौथा। यहाँ 3, 4 है, यहाँ पे भी 3, 4 है। दूसरा माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। अभी इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है कि इसका और बायोडाइवर्सिटी का कुछ हिसाब होगा क्या। बराबर। अभी इनडायरेक्ट हिसाब क्या होगा, जब आप माइंस एंड मिनरल्स को माइन करोगे, कोई आप खनिज निकालने के लिए कोई माइन को खोदना शुरू करोगे तो उसकी वजह से जो भी फॉरेस्ट, वहाँ का जो फ्लोरा है, फौना है, जो एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, प्लांट्स है, उसको कितनी क्षति पहुँचेगी, उसको कितनी हानि पहुँचेगी, ये देखना चाहिए। लेकिन फिर भी हम सोचते कि चलो ये नहीं है, लेकिन अगर कस्टम्स एक्ट है तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इलीगल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फौना। अगर पहला है तो बी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली विल कम टू 1, 2, 3 and 4। अभी आप बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट लॉजिक कौन लगाता है? भाई जब आपको 90+ सॉल्व करना है, वहाँ पे आपको लॉजिक लगाना ही है, देन यू हैव टू कम टू ऑल दीज लॉजिक्स। क्योंकि अगर आप ये लॉजिक नहीं लगाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। मिनिमम 40% सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। एटलीस्ट इन 40% ऑफ द क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स यू हैव टू यूज योर लॉजिक सब सवाल सॉल्व करने के लिए। इस हिसाब से अगर कस्टम्स एक्ट है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट होना ही चाहिए।
क्यों? क्योंकि तीसरा और चौथा है तो ये होना ही चाहिए। अगर तीसरा और चौथा है तो इस हिसाब से ये पहला होना चाहिए। अगर पहला है 1 3 4 नहीं है, 2 3 4 है, सो 1 2 3 4 भी है। और जब ये है तब हम लॉजिक लगाते कि कोई भी माइनिंग करने से पहले आपने वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में भी सोचना है। उस हिसाब से अगर ना सोचे, अगर आप इंडिस्क्रिमिनेटली माइनिंग करोगे, सो इट विल बी अ काइंड ऑफ कर्स ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन। इस प्रकार के सवाल बहुत कम आते हैं यूपीएससी में। बेसिकली ये थोड़ा सा पॉलिटिकल फिलोसॉफी के तरफ झुकाव होने वाला सवाल है। कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो ये सबको पता हुआ है कि इट इज़ अबाउट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सो इसका मीनिंग क्या है हम देखते हैं। एवरी इकोनॉमिक ऑर्डर, मतलब कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो होती है, एवरी इकोनॉमिक ऑर्डर ग्रोज टू अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब कोई भी इकोनॉमिक ऑर्डर वो मैक्सिमम एफिशिएंसी को जाती है, लेकिन जब वो सबसे टॉप पे होती है, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे होती है, while at the same time developing internal contradictions और weaknesses that lead to its decay. That's why it is a part of business cycle भी होता है कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जब टॉप पे जाती है तो टॉप पे जाने के टाइम वो जितना काम करती है उसी हिसाब से वो खुद के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस और इंटरनल वीकनेसेस डेवलप करना शुरू करती है। और ये जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस और वीकनेसेस है, ये वो सिस्टम जो टॉप पे गई है उसको डिके करते हैं और फिर वो साइकिल लाइक टॉप डाउन चालू रहता है। सो इट इज़ अ डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, इट इज़ अ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। क्लियर? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। अ लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फीयर, इट फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन। वाई? First option, the presence of ozone causes reflection of radio waves to the earth. Blunder. Ozone are in any way not responsible for any kind of reflection of radio waves to the earth. So wherever one is there, it is gone. Both are gone. Question. Radio waves have a very long wavelength. So what it has to do with ionosphere? So neither one nor two. Why ionosphere are responsible for radio communication? First, due to their height. Second, presence of ionized radiation. Remember, I repeat once again, these two are the most important reason. First, height of the ionosphere. Second, presence of ionized radiations are responsible for this entire radio wave communication in the ionosphere. Question number 28. Both foreign direct investment FDI and foreign institutional investment FII are related to investment in a country. Which one of the following statement best represents an important difference between the two? बराबर है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट में व्हाट इज FDI और व्हाट इज FII ये सोचेंगे। सी, अगर मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो मुझे अगर FDI करना है, पहले हम FDI के बारे में देखेंगे। FDI मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो पहले मैं क्या करूँगा, मैं भारत आऊँगा, यहाँ पे एक 2-4 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा लूँगा, वहाँ पे खुदाई करूँगा, वहाँ पे पूरा बेसमेंट बनाऊँगा, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करूँगा और वहाँ पे मेरा बिजनेस शुरू करूँगा, या रेडीमेड बिल्डिंग लेके वहाँ पे बिजनेस शुरू करूँगा, या कोई कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर लूँगा और वो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट मेरे हाथ में लूँगा। अभी मुझे बताइए, नई ज़मीन लेना, पुरानी बिल्डिंग लेके वहाँ पे काम शुरू करना, या एक कोई कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स लेना और इस हिसाब से बिजनेस करना, मुझे बताओ ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? ये लॉन्ग टर्म है। सो ऑलवेज रिमेंबर FDI इज़ गुड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, FDI लॉन्ग टर्म होता है, ये ध्यान में रखिए। FDI इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। FDI अच्छी बात होती है, FDI लॉन्ग टर्म होता है। FII, मैं घर बैठा हूँ, मोबाइल पे या मेरे लैपटॉप पे बैठे बैठे मैंने जनरल मोटर्स का एक शेयर परचेस कर लिया और मुझे शाम में 4 बजे लगा कि अरे ये शेयर प्रॉफिट नहीं देते, मैंने शाम में 4 बजे शेयर पर सेल कर दिया। सो इट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII। सो ध्यान में रखिए, FDI लॉन्ग टर्म होता है, FII शॉर्ट टर्म होता है। FII मतलब इन्वेस्टमेंट इन वेरियस काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, इट्स कॉल्ड एज अ FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। सो अभी हम चारों ऑप्शन देखेंगे। पहले हम सवाल देखेंगे FDI और FII के बारे में क्या दिखाता है। FII helps bring better management skills and technology while FDI bring only capital। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, रिवर्स किया है। जो FDI का मीनिंग है वो उन्होंने FII को दिया है, और जो FII का मीनिंग है और बेनिफिट है वो उन्होंने FDI को शिफ्ट किया है। लाइक
FDI is responsible for better management skills and technology and FII bring only capital. So first option is wrong. Third option हम दूसरा बाद में देखें क्योंकि वो करेक्ट है. FDI flows only into secondary market while FII targets primary market. ऐसा कुछ भी नहीं है. Both FDI and FII can flow both in primary market and secondary market. Now what is difference between primary market and secondary market? When a company issues her shares for the first time in her lifetime, when a company issues shares for the first time in her lifetime is called as IPO. इसको IPO कहा जाता है. मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. कोई भी कंपनी उसके लाइफ टाइम में जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है उसको IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. यही कंपनी जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम लेकिन फ्रेश शेयर्स को इशू करती है उसको कहा जाता है FPO. मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग. बराबर है. सो जब ये कंपनी की तरफ से कोई कंज्यूमर को जाता है फर्स्ट टाइम, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट. इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट. और जब यह कंज्यूमर की तरफ से या इन्वेस्टर की तरफ से ये शेयर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे आदमी को या किसी को ही बाकी लोगों को शिफ्ट किया जाता है, सेल किया जाता है और इनसे फिर इस बाजू में सेल किया जाता है, रीसेलिंग, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट. So both FDI and FII are allowed in both primary market as well as in secondary market. So ये गलत है. FII is considered to be more stable than FDI. ये तो सबसे ब्लेंडर है. ध्यान में रखिए, FDI is long term, FDI is more stable as compared to FII. ये कभी भूलना नहीं है. Remember, FDI is more long term, is more stable than FII. So D भी गलत है. So correct answer is B. Question number 29. A genetically engineered form of brinjal known as BT brinjal has been developed. The objective of this is to make it pest resistant. So ये straightforward objective था. To improve its taste and nutritive qualities नहीं था. To make it drought resistant, to make it shelf life longer नहीं. Basically ये जो brinjal बनाया था इसका main objective था to make it pest resistant. Clear? Question number 30. With reference to आम आदमी बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अभी चलो सोचो, आप गलती से ये स्कीम पढ़ना भूल गए हो. ऐसा होता है ना. और आप गए और क्या हो गया, वही सवाल आ गया. तो आपको क्या करना है, आपको आपका लॉजिक या आपका कॉमन सेंस यूज करना है. कॉमन सेंस. और इसमें क्या है कि सबसे पहला कॉमन सेंस आपको ये पता है कि ये जो बीमा योजनाएं होती है, ये बीमा योजनाएं बहुत जो एजेड पीपल है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करती है. या जिनकी कम उम्र है उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन करती है कम उम्र वालों के लिए. क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, ज़्यादा दिन तक प्रीमियम मिलता है, उनसे ज़्यादा पैसा मिलता रहता है. इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दीज इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट पीपल विथ लेस एज एज कम्पेयर टू पीपल विथ मोर एज. I repeat once again, these insurance companies target people with lesser age than as compared to people with higher age. ज़्यादा एज की लोगों के कंपैरिजन में ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कम उम्र के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है. अभी The members insured under this scheme must be the head of the family or an earning member of the family in rural landless household. अभी हमको पता नहीं है. चलो, The member insured must be in the age group of 30 to 65 years. नहीं, 65 years. आप देखो 65 ईयर्स के हिस्सा आदमी अगर आप उसको दोगे तो कितना ज़्यादा हो जाएगा. मतलब you will be more in loss. So it is not the case. The member must be between the age group of 18 to 59 years. Why 18? He becomes an adult. An adult person must become earning person of the family. So the B statement is absolutely wrong. Second statement is wrong. If second is wrong, this 2 and 3 are gone. 1, 2 and 3 are gone. दोनों ऑप्शन चले गए. तो क्या रह गया अभी 1 and 1 and 3 ओनली. अब हम देखते तीसरा. देयर इज अ प्रोविजन फॉर फ्री स्कॉलरशिप टू अप टू 2 चिल्ड्रन. 2 चिल्ड्रन लिखा है इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है. टू अप टू 2 चिल्ड्रन ऑफ द इंश्योर्ड हु आर स्टडिंग बिटवीन क्लास 9 and 12. सो करेक्ट आंसर इज 1 and 3. ये थोड़ा हटके ऑप्शन था, दैट्स आपको यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चेक करनी है. कोई भी ऐसा पॉइंट दिया गया है क्या कि जो लॉजिक यहाँ बैठता है तो आपका आंसर करेक्ट. यू हैव टू टेक रिस्क. When you are expected to solve 90+ क्वेश्चन, आपको वहाँ पे रिस्क लेना ही है. क्लियर?
I hope we are going to discuss from 2011 to 2020 all prelims paper, and I hope this will help you to build your logic over a time period. So keep watching all these videos. We'll keep meeting with you time and again. So thank you very much. Have a good day and keep watching the videos. Have a good day. Thank you.